हेलो जेई वॉरियर्स, वेलकम टू मिशन जीत। और अगर आप अपनी जेई की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। इस क्लास का प्लान सिंपल है। 2025 जेई मेन के पीवाईक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसमें जो ट्रैप्स है जिसकी वजह से सिली मिस्टेक्स होती है या फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव या फास्टेस्ट मेथड क्या है ये आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन रेडी कर लो, बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स स्टार्ट विद दीस पीवाईक्यूज। ये देखो पहला क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताओ, आप ही लोग बताओ अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो यहाँ पे ट्रिक क्या है। सबसे टाइम एफिशिएंट मेथड क्या है? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जैसे बता रहे हैं, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, देखो पेरेंट कार्बन चेन ऐसे जा रही होगी यहाँ पे, इंक्लूडिंग दिस कार्बन, ये इस तरीके से। ठीक है, और ये वाला कार्बन लेने के बजाय ये ऊपर वाला ले लो जिसपे कुछ इंटरेस्टिंग लगा भी है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। पर आप देखो नंबरिंग वगैरह भी करके दिख रहा है ऑप्शंस में एक ही है जो कार्बोक्सिलिक एसिड है। बस यही आंसर है, बाकी सब अपने आप पहले ही गलत है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था? सफिक्स वाली जो प्रायोरिटी सीरीज है उसके बेसिस पे पूरे क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? और सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है, आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? कार्बन आइटम आप गिन लो। ठीक है, एक, और फिर ये पेंटागन में 5, तो टोटल 6 कार्बन है। इसमें आप देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन दोनों में सेम है, एक में रिंग है एक में डबल बॉन्ड है। सो बोथ दीज आर गोइंग टू बी C6H। बताओ कितने? 12। ठीक है, 14 में से 2 हाइड्रोजन कम, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, दे आर आइसोमर्स। नेक्स्ट अगर आप देखो स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, किस बेसिस पे? ठीक है, दिस इज अ प्राइमरी अमीन, दिस इज अ सेकेंडरी अमीन, सो दीज आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स बट कंपाउंड्स आर बेरिंग सेम फॉर्मूला। दीज आर आपका, ठीक है, फंक्शनल आइसोमर्स भी। बोथ स्टेटमेंट्स ट्रू वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इससे ज्यादा इजी मार्क्स हो सकते हैं क्या कुछ लाइफ में? कौन सा आंसर है बस? ठीक है, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट गैस, गैस से वापस, ठीक है, डेपोजिशन जो होता है सॉलिड, कोई अगर सप्लाइम करना जानता है कैसे सेपरेट हो रहा है? सब्लिमेशन। क्लियर है? हाँ, डेपोजिशन बोलते हैं। तो सब्लिमेशन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन टिक कर पाओगे यहाँ पे? ये जो पहला स्टेप है, नहीं मतलब ये भी तो देखो ना, ये डिस्टिलेशन थोड़ी ना है, ना एक्सट्रैक्शन है ना क्रिस्टलाइजेशन है। नहीं, वो कह रहे हैं दिस प्योरिफिकेशन मेथड इज फीजिबल फॉर, ठीक है, अगर इस तरह का कोई सब्सटेंस प्रॉपर्टी दिखा सकता है तो उसके लिए सेपरेशन मेथड कौन सा फीजिबल रहेगा? सब्लिमेशन। ये बात हो रही है, ये नहीं कह रहे कि सेकंड स्टेप को सब्लिमेशन बुलाना है या नहीं बुलाना। ठीक है, ये चीज है। इसमें आप देखो स्टेशनरी फेज इज थिन फिल्म ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन इनर्ट सपोर्ट, ये स्टेटमेंट सही है? बताओ। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी लास्ट में जो लिखा था, सेम एज बेसिक पेपर क्रोमेटोग्राफी, जहां पे स्टेशनरी फेज इज नॉट द पेपर इटसेल्फ, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इस तरह से उसको दिखाते हैं कि इनर्ट सपोर्ट है और उसके अराउंड जो वाटर प्रेजेंट है ये है स्टेशनरी फेज, और यहाँ पे जस्ट सपोर्ट है, ऐसे डायग्राम्स बने होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये चीज है, तो सही है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, पेपर क्रोमेटोग्राफी में मटेरियल ऑफ पेपर एक्ट्स एज स्टेशनरी फेज, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। समझ आ रहा है? ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
पहला स्टेटमेंट, ड्यूमास मेथड में नाइट्रोजन कैसे एस्टिमेट हो रहा है, अच्छा नहीं यूज करते हैं उसको, बाकी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं उसमें N2 गैस में, ठीक है, पर स्टेटमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। दूसरा देखो, क्या करेक्शन कर सकते थे इसमें, इसको इसकी तरह जेल्डल लिख दे तो ये सही हो जाता, ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, उसके बेसिस पे सूटेबल ऑप्शन यहां से आप पिक कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, मेरे को लग रहा है एनसीईआरटी में ही कहीं ना कहीं बहुत जगह जो क्वेश्चंस है उन्हीं को रिसाइकल करके ये बनाया है। जैसे एनसीईआरटी में अगर आप देखो, ये C3H7 के बजाय C2H5 होता था, ऐसा क्वेश्चन प्रेजेंट था। इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्शन में स्ट्रगल होती थी ना, कौन सी करनी होती थी आपको, ये वाली, बस उसमें एक एक कार्बन बढ़ा के। तो ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, या तो उसमें स्लाइट मॉडिफिकेशन करा है, पर इसमें लग रहा है कोई इशू सॉल्व करने में, ठीक है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है ना कुछ है, नंबरिंग आपको करनी है सच दैट ये डबल बॉन्ड्स पे आपके नंबर छोटे आए या फिर प्रीफिक्सेस पे नंबर छोटे आए, सो मैनेज दिस इजी मैट्रिक्स मैच इस तरीके से। एंड पेंटाडाइन भी अगर आप देखो, लेट्स से स्पीड की अगर बात करें, इस वाले ऑप्शन को पहले पिन करने, ठीक है, पिन करने की आप कोशिश करोगे, अब C4 कितनी जगह है, ठीक है, तो ऑलरेडी ऐसे ऐसे करके ऑप्शन भी एलिमिनेट करते करते इसमें प्रोसीड करना, ठीक है। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन फ्रॉम द फॉलोइंग इज, अब सब में ये चीज तो कॉमन ही है ना सब में, तो इसके साथ साथ अगर कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिल जाए अच्छे तरीके से, ठीक है, तो बेटर हो जाएगी सिचुएशन। यहाँ पे खाली प्लस आई है, मेटा पोजिशन से तो ये उल्टा माइनस आई दे रहा है, ठीक है, पैरा पोजिशन से ये दे पाएगा वायर रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये सिचुएशन सबसे सुपीरियर है, ठीक है, ये चीज क्लियर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द कार्बोकेटाइन्स फ्रॉम द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, क्या लग रहा है इसमें, कौन सा आंसर लग रहा है। देखो पहले वाले में प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ तो है पर फिर वो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं मिल रही ना, बीच में दो सिग्मा बॉन्ड, इससे बेटर तो ये सिचुएशन है। यहाँ पे वैसे भी देखो, ये जब जाएगा इस वाले कार्बन का तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होगा, तो इट इज बेटर, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज बेटर देन फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको बाहर कर दे। लास्ट सिचुएशन में देखो, अब अगेन क्वेश्चन में ये ट्राई करा करो कि सिमिलैरिटीज देखा करो, ये पोर्शन तो अब सिमिलर ही हो गया ना, लेकिन यहाँ पे CH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वेयर एज ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, आंसर क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है इसको कैसे बिल्ड करना है आंसर को, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। डिफरेंसेस क्या है, फर्स्ट और सेकंड में जो कंपैरिजन था, फर्स्ट किस बेसिस पे रूल आउट हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले फ्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज देना आपको दिख ही रहा है, ठीक है, इंट्यूशन आ रहा है ये भी खराब है, मेन था आपको B और D ऑप्शन के बीच में जो चूज करना है, तो लेकिन कॉमन वाला एरिया सेपरेट कर लो, जो डिफरेंट है उसके बेसिस पे देखो कि वो इम्पैक्ट कर कैसे रहा है उस कॉमन वाले एरिया को, ठीक है। यहाँ पे बताओ, अब एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, किसको एक्टिवेट कर रहे हैं, बेंजीन रिंग को, ठीक है, वाया रेजोनेंस प्लस आर वाले, तो क्या ये दोनों प्लस आर वाले एग्जाम्पल थे, नाइट्रोजन से जुड़ा है तो प्लस आर है, इस कार्बन से जुड़ा हो तो ध्यान रहे माइनस आर हो जाता है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, करेक्ट, करेक्ट वाले बताने हैं, ए करेक्ट हर जगह है, ठीक है। बी स्टेटमेंट की वैलिडिटी देखें, दीज आर मेटा डायरेक्टिंग, पर OH तो आपका वायर रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, बी नहीं होना चाहिए ऑप्शन में। सी वाला स्टेटमेंट अगर देखें, ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आपके मेटा डायरेक्टिंग, सी स्टेटमेंट सही है आप कह रहे हो, इस बेसिस पे ये ऑप्शन भी बाहर हो गया,
लास्ट में क्या रह गया? डी ऑप्शन, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एक्ट एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। दिस इज इजी, इट इज करेक्ट। और बाकी हैलाइड्स आर एक्टिवेटिंग, वो कहीं भी नहीं है, यहाँ पे था। चलो, पर हैलोजन याद रहे वाया रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन देता है, बट उसका माइनस आई इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो ओवरऑल रिंग को डीएक्टिवेट करता है, एक्टिवेट नहीं करता है। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, बताओ, इसका हमने क्लास में एक अग्रीमेंट करा था कि अगर हमने एक इसमें से मॉलिक्यूल देखा था कि वो अगर दिखाई दे जाए तो हम उसी को प्रेफरेंस देंगे। कौन है वो? क्या नाम है इसका? ट्रोपाइलियम कटायन। with the help of this positive charge it is aromatic। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये हमने क्लास में तय करा था ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ट्रोपाइलियम को सबसे आगे रख देना। कौन सा ऑप्शन हो गया? ठीक है, ये तो बाहर, ये बात समझ आ रही है। और इसके आगे का रास्ता तो आसान था, डी तो दिख ही रहा था सबसे अनस्टेबल है, उसमें तो रेजोनेंस ही नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें? बट रेजोनेंस देखो, 2 बेंजीन रिंग से बेटर है ट्राइफेनाइल वाला ये, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। आंसर क्या है क्वेश्चन का? फोर्थ ऑप्शन। आ रहा है समझ? नेक्स्ट देखो, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर। वो जो रूल्स फॉर एरोमेटिसिटी अभी लिखवाए थे शॉर्ट नोट्स में, उसमें लिखा था एलिफेटिक कंपाउंड बीच में, एरोमेटिक उससे बेटर, स्टेबल, एंटी एरोमेटिक ऊपर में। तो ये पिन कर पा रहे हो आप इन कंपाउंड्स को? जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे नेगेटिव चार्ज का मतलब है लोन पेयर। इसके अंदर कितने हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सी सीरीज में आ गया? 4n। ये है एंटी एरोमेटिक। अरे यार, वेरस यहाँ पे अगर आप देखो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये कैसा है? एरोमेटिक। ये क्या है? साइक्लो प्लेनर ऑक्टा टेट्राइन। ये आपका एलिफेटिक कंपाउंड, इट इज नॉट प्लेनर। अरे यार, एंटी एरोमेटिसिटी से बचने के लिए वो प्लेनर ही नहीं रहता है, डॉज कर लेता है। एंटी एरोमेटिक होने से बेटर है एलिफेटिक ही रह जाना। तो क्वेश्चन समझ आ रहा है? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्यू, उसके बाद एलिफेटिक। इस तरह से क्वेश्चन है, काफी बढ़िया ये। ठीक है, ये ऑप्शन बन रहा है, आप कह रहे हो। लॉजिक सबको क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा बेटर बाकी के मुकाबले, नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब देखो, न्यूक्लियोफाइल्स में हमने क्या डिसाइड करा था कि या तो लोन पेयर हो, या तो उस लोन पेयर की वजह से नेगेटिव चार्ज भी अपीयर करता है। किसी पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो तो इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है। मतलब इस तरह की चीजों को तो कंसिडर देखने की जरूरत नहीं है। और क्या होता था डिफाइनिंग ट्रेट इलेक्ट्रोफाइल्स का? या तो उनपे वेकेंट ऑर्बिटल या तो हो विदाउट चार्ज, और या तो वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से उनपे आ जाता है चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से है। अब यहाँ देखो, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। सल्फर पे लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल, इसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के मुकाबले हमने देखा है सल्फर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक रहता है। ये देखो अगेन सल्फर के लोन पेयर, जैसे आपका, ठीक है, ईथर होता है ऐसे ही बीच में सल्फर लगा है 2 अल्काइल ग्रुप्स के, पर ये आपका न्यूक्लियोफिलिक है। अब यहां से देखो, इसको भी न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट की तरह बोलते थे, याद है? किसी को देने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर सकता है, लेट से कोई इनकमिंग H+ आए तो ये भी आपका न्यूक्लियोफिलिक है। OH- गारंटीड आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा। इससे तो हम SN1 रिएक्शन करवाएंगे एक्वस NaOH या एक्वस KOH डाल के अल्काइल हैलाइड्स में। ये न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा ये तो। अब ये मॉलिक्यूल देखो, इसके ऊपर ज्यादातर जो रिएक्शन होते हैं आप कैसे करते हो? कैसे होता है रिएक्शन? या तो कोई न्यूक्लियोफाइल इसमें यहां घुसता है, और या तो कोई इलेक्ट्रोफाइल, जैसे H+ अगर इनिशियली ऊपर लगता भी है, पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से जब वो बॉन्ड ऊपर खींचता है तो कुल मिला के एंड में वही रह जाता है अगेन, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये उसका ऑपोजिट है, ये इलेक्ट्रॉन मांग रहा है उल्टा यहाँ पे कार्बन हमेशा। ठीक है, ऐसे ये मॉलिक्यूल अगर आप देखो तो इसमें आप देखना कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब कूदेंगे भी तो नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे वाया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन मांग रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक होगा। आंसर क्या हो गया? आ रहा है लॉजिक समझ इस क्वेश्चन का?
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। क्या करना है इस क्वेश्चन में? Incorrect statements regarding geometrical isomerism are propene shows geometrical isomerism. प्रोपीन कैसा होता है? एक कार्बन और जैसी किसी भी कार्बन पे डबल बॉन्ड वाले दो ग्रुप सेम हो, वो सिस ट्रांस उसके बाद दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। ठीक है, इनकरेक्ट है तो ए को इंक्लूड करते हुए चलना है। आ रहा है समझ? नेक्स्ट देखो, ट्रांस आइसोमर हैज आइडेंटिकल एटम्स ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, तो ये नहीं चाहिए हमको, बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक डी वाला स्टेटमेंट देखते हैं कैसा है। बी वाला, इस सी वाला तो हमको पता ही है, सिस ब्यूटेन हैज हायर डाइपोल मोमेंट। ठीक है, वो दोनों वेक्टर सेम साइड से आ रहे होते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट बचता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, वो वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, इट वाज अ करेक्ट स्टेटमेंट। डी ऑप्शन देखो, 2 मिथाइल ब्यूटेन शोज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बना के देख लो, सबसे पहले क्या बनाओगे उसमें? ब्यूट। ठीक है, फिर 2 पे मिथाइल भी लगा लो, 2 पे डबल बॉन्ड भी लगा लो। इस कार्बन पे दो ग्रुप सेम हो गए, अब ये सिस ट्रांस नहीं दे पाएगा। आ रही बात समझ? डी ऑप्शन रखना था हमको, ये आंसर है। ई ऑप्शन भी गलत ही होगा, ट्रांस आइसोमर हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, ट्रांस आइसोमर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू ग्रेटर सिमेट्री, बेटर पैकिंग इन सॉलिड फॉर्म। क्वेश्चन क्लियर है पूरा? नेक्स्ट देखो, कितने स्टीरियो आइसोमर होंगे? इस तरह वाले क्वेश्चन खूब आते हैं, इनका आंसर हमेशा 4 होता है। आपको इस तरह के मॉलिक्यूल में घुसते ही पहले ट्राई करना है कि क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि दो स्टीरियो सेंटर दिख रहे हो, बिकॉज ठीक है, फॉर सम रीजन वही बार बार वो क्वेश्चन आता है। दिख रहा है ये वाला कार्बन आपका क्या है? कायरल है। एंड इसके अबाउट ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड या ऑपोजिट साइड हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है? सिस ट्रांस पॉसिबल है। तो टोटल कितने होंगे इस कंपाउंड में वेरिएंट्स? 4 होंगे इस तरह से। समझ आ रहा है कि इसके टर्म्स में लेट से डेक्स्ट्रोलीवो बोल लो या आरएस बोल लो, तो आर विद सिस, आर विद ट्रांस, एस विद सिस, एस विद ट्रांस। इस तरह से ये 4 वेरिएंट्स यहाँ पे पॉसिबल है। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन हमने देखा था आई गेस क्लास में भी कभी, लग रहा है ऐसा याद आ रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा इम्परफेक्शन सा भी था, याद करो। स्टार्टिंग में जो बोलता है 2 डाइक्लोरो प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 कार्बन पे अगर आपको 2 क्लोरीन लगाने हैं, कितने तरीके हैं? या तो अगर आप केस बनाओ कि अलग अलग कार्बन पे ही है क्लोरीन, तो एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये है पॉसिबिलिटी। पर फॉर सम रीजन मेरे को लग रहा है ये वो वाला केस नहीं कंसिडर कर रहा है जब दोनों क्लोरीन सेम कार्बन पे है। कंपाउंड बनने को तो ये भी बन सकते थे। ठीक है, ये तो कह रहा है स्टार्टिंग में कितने बन रहे हैं, खाली 2 प्रोडक्ट एक्स और वाई, ये इन्हीं के साथ डील कर रहा है, तो लैंग्वेज में थोड़ा इम्परफेक्शन है। ठीक है, इसमें से कह रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है? यहां पे दिख रहा है कि देखो इस पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, ये तो कायरल हो ही नहीं सकते। और इसके ऊपर दोनों CH2Cl ग्रुप सेम है, ये भी कायरल नहीं है, तो इसलिए इट इज रेफरिंग टू दिस मॉलिक्यूल जहां पे ये वाला कार्बन आपका कायरल है, उस पे चारों ग्रुप अलग लगे हैं, CH2Cl, HCl एंड CH3। इसमें कह रहा है एक और क्लोरीन जोड़ दो और बताओ टोटल प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, लेकिन खाली स्ट्रक्चरल वाले। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ा जाए, स्टीरियो आइसोमर नहीं मांग रहा है, पता चला आप गिनने बैठ जाओ उसमें। तो क्या लग रहा है इसमें अब क्लोरीन लगाने के कितने तरीके हैं? सिंपल आंसर है 3 है, या तो यहां लगा दो, या तो बीच पे लगा दो, या तो कोने पे लगा दो। ठीक है, और कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है। इस तरह से ये क्वेश्चन आया था, पर ये बोनस में ही जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, पॉसिबल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का मन हो तो करना, नहीं तो क्या लिखाना? 4। ऑनेस्ट बात तो देखो यही है इसमें,
कंपाउंड बना के देखो, दो स्टीरियो सेंटर ढूंढो, एक ऑप्टिकल सेंटर और एक सिस ट्रांस आता ही हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस में। कंपाउंड अगर आप ड्रॉ करोगे, सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे? पेंट रूट को, ठीक है, 5 पे फिनाइल, फिर 4 पे इन, 2 पे ऑल। दिख गया जो कह रहे थे? ये कार्बन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। इन दोनों पे देखो एक एक हाइड्रोजन है, सेम साइड या ऑपोजिट साइड। आंसर अगेन 2 इंटू 2 4। तो आदत डाल लो इस तरह के क्वेश्चंस की, ठीक है। वर्स्ट केस क्या है? 3 स्टीरियो सेंटर रहेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, आंसर 8। और क्या ध्यान रखना है, कहीं बीच में सिमेट्री ना आ जाए। कुल मिला के बस यही पॉसिबिलिटीज है। स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग आर, क्या बोला था हमने? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को सेपरेट करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन वो यूज करता है। वो कहता है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर आपका, ठीक है, इंटरमोलिकुलर सॉरी इंट्रामोलिकुलरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं करता है। वेराज अगर आप पैरा वाला आइसोमर देखो तो वो अपने से भी जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसके साथ करता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सिचुएशन है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। दिस इज द लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट, वो है मोर वॉलेटाइल, जो स्टीम वेपर के साथ वो ऊपर निकल जाता है। तो क्वेश्चन में सिंपली दिख रहा है कि ये जो आपके कंपाउंड्स हैं पैरा वाले नहीं करने हैं। स्टीम वॉलेटाइल कौन से हैं? ऑर्थो आइसोमर्स विच हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस तरह से आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। गिवन बिलो आर सी और डी सेम मॉलिक्यूल नहीं है? हाँ, क्या क्वेश्चन है ये? ठीक है, ऑप्शन ही पॉसिबल नहीं है। ये कोई दो अलग कंपाउंड है ही नहीं। जिन भी ऑप्शन में सी डी दिख रहा है उनको हटा दो, ये ए बी वाला बस। मतलब इसमें भी हो सकता है बोनस हो गया हो या कुछ, देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। डिटेक्टेड बाय लजायंस टेस्ट, ट्रू। दूसरा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स? क्यों है फॉल्स? हाँ हाँ, तो बोलो ना कि ये चीज गलत लिखी है यहाँ पे। मैग्नीशियम के साथ नहीं बॉईल करते हैं, क्या बनाते हैं? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। हो जाएगा ये। अब इसके आगे एक और ये क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। क्या लग रहा है? पहला स्टेटमेंट, लजाइंस टेस्ट में कोवेलेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आयनिक कंपाउंड्स, यही साइंस थी उसकी, यही फिलॉसफी थी। फिर सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट हैविंग नाइट्रोजन एंड सल्फर, तो थायोसाइनाइड बना देगा। तो प्रशियन ब्लू कलर कहां से आएगा? प्रशियन ब्लू तो आएगा जब साइनाइड हो, ठीक है, एससीएन के साथ थोड़ा ना आएगा। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। उसने कुछ मेंशन तो करा नहीं था ना कि एक्सेस सोडियम है, दोबारा और टूट गया है या कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये बस वही, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ रहे हैं, एक तो आपको क्या समझना है, सिली मिस्टेक मत करके आना यहाँ पे कि जस्ट बिकॉज आपने एक वर्ड नहीं पढ़ा उसकी वजह से पूरा आप एक अलग ऑप्शन आपने टिक कर दिया, +4 के -1 हो गए, ठीक है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं ले रहा है। जहां उसको पूरा पढ़ के आप टिक कर रहे हो 10 सेकंड में, वहीं 15 सेकंड ले लो। एक बार जो फाइनल आप आंसर टिक करने भी वाले हो उसको वापस जाके एक बार, ठीक है, क्रॉस चेक करते हो ना, जैसे मैथ्स में करते थे बचपन में। कुछ आंसर आ गया फिर उसको वापस इक्वेशन में डाल के एक बार देख लिया कि भाई यही था ना, वो कर लेना प्लीज। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके
तो देखो कुछ नहीं है, मजदूरी है बस। इनकी कैलकुलेशन आप ही करना, होमवर्क। मेथड इनके सबके समझ आ गए हैं जो अभी डिस्कस करे थे। केरियस मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन क्या प्रोड्यूस करा उतना AgCl। AgCl का आप देखो मॉलिक्यूलर मास भी यही आ रहा है 143.5 ग्राम्स पर मोल। तो यहां से आपको पता चल गया AgCl के मोल, वहां से पता चल गया आपको Cl के मोल्स। तो अगर आपको क्लोरीन के मोल्स पता है, उसका मास भी पता है, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द एंटायर कंपाउंड 180 मिलीग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100%, आंसर आ जाएगा। बस खाली कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ये वर्ड्स देख के कभी मत डिस्करेज होना क्वेश्चन में, कुछ मुश्किल नहीं है इन सारे क्वेश्चन में। ड्यूमास में, जेल्डल में, केरियस में, द हार्डेस्ट पार्ट इज ऑलवेज कि बस कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन टेस्ट हो रहा है बस इन क्वेश्चंस में। यहाँ देखो कुछ नहीं है, डायरेक्ट दे दिया उसने, बेरियम सल्फेट बना है, ठीक है। निकाल लोगे कितना सल्फर है, मोल कॉन्सेप्ट जस्ट, ठीक है। वर्थ भी नहीं है कि GOC उसको एज सच बोला जाए। अगेन वही सिल्वर ब्रोमाइड बना है और क्वेश्चन में गिवन है ब्रोमीन का और सिल्वर का एटॉमिक मास, तो उसका मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। 0.15 को उससे डिवाइड करोगे, उसके मोल्स आ जाएंगे, वही मोल्स ब्रोमीन के होंगे, वहीं से ब्रोमीन का मास आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.25 ग्राम इंटू 100%, कुछ नहीं करना है। लास्ट वाला देखो, अगेन वही बेरियम सल्फेट से सल्फर एस्टिमेट करना है। तो ये सेट क्लियर है जनवरी वाला। अप्रैल वाला देखते हैं अब। आयुपैक नेम हो जाएगा कि नहीं बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, क्या वो ये है एल्काइन। एल्काइन तो सबसे आखिरी में आता है 12वें नंबर पे सफिक्स प्रायोरिटी सीरीज में, ये 11वें नंबर पे, नीचे से टॉप मार रहे हैं लोग, ये रिलेटिवली अपने आप, ठीक है। OH ही है। तो एक तो नंबरिंग का खेल है, बाकी नाम के एंड में क्या होना चाहिए, ऑल होना चाहिए। दोनों में ऑल, वो 4th पोजीशन पे है। नेक्स्ट चीज जिस क्या टेस्ट हो रही है कि नंबरिंग आप एल्कीन को प्रेफरेंस दे रहे हो या एल्काइन को, देनी किसको है, एल्कीन को। ईन पे छोटा नंबर होना चाहिए, आइन पे बड़ा नंबर, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COH। इसका मतलब ये कार्बन फर्स्ट कार्बन है। अब इसके बाद कहां घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, हाँ ठीक है। तो छोटे नंबर कहां से आ रहे हैं, क्लॉकवाइज में, ठीक है। एक तो लास्ट में देखो बेंजोइक एसिड तो हर जगह है और वही फर्स्ट कार्बन है। बाकी आपको ये बाकी ग्रुप्स को मेंशन करना है उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कौन पहले आता है, हाइड्रोक्सी का H, ब्रोमो का B या नाइट्रो का N। B तो 3 ब्रोमो, फिर आपका H आ जाता है मेरे ख्याल से 2 हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो। समझ आ रहा है क्वेश्चन, हो जाएगा ये क्वेश्चन देखे थे ऐसे क्वेश्चंस हेलो एल्केन्स के इंट्रोडक्शन और नॉमेनक्लेचर के बाद पढ़े हुए थे, ये वो NCERT का ये सॉल्ट एग्जाम्पल है। तो क्या करना है इसमें, इसको हमने देखो डिसाइड करा था क्लास में, एक बार सफाई से बना लिया जाए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इतने तो बना ही लें पहले। फिर इस वाले पे हमने देखा है 2 बार और लगे हैं, ठीक है। और एक पे क्या है कि ब्रोमीन भी लगा है। डबल बॉन्ड पे तो दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहा है, तो नंबरिंग कहां से करें, राइट वाले एंड से कर लें जिससे ब्रोमीन का भी भला हो जाए। तो क्या नाम हो गया कंपाउंड का, मिथाइल भी प्रीफिक्स में जाएगा। एंड अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, ब्रोमो का B आ जाता है पहले। 1 ब्रोमो, एक ही है ये 1 ब्रोमो वाला, दिख रहा है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटुइन। क्लियर है क्वेश्चन।
इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो सकता है क्या? हो रहा है ना, इसमें देखो CH3 ग्रुप तो सेम है और अलग अलग कार्बन पे, इसने दे नहीं रखा नाम में सिस ट्रांस। है कौन सा वैसे, सिस या ट्रांस? फ्रांस में अरे कौन है ट्रांस वाला, ये दोनों सेम साइड तो है, सिस वेरिएंट है। आ रहा है समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हैवियर वाला दूसरी साइड ना। नहीं तो जेडी की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, CH3 तो सेम है ना बिल्कुल। जेडी की तो जरूरत तब पड़ती है जब ग्रुप सेम ना हो। इसका आंसर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एल्कीन इंपॉर्टेंट है या OH इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो इसमें भी ये कार्बन पहला हो गया। अब देखो घूमते कैसे हैं रिंग के अंदर, वैसे तो इस क्वेश्चन में आप बच जा रहे हो, छोटे नंबर वाला लॉजिक भी अगर आप लगाओगे तो ऐसे क्लॉकवाइज ही घूमोगे, बट यहाँ पे एक पॉइंट याद कर लो कि आपको हमेशा उस डायरेक्शन में घूमना है, नंबर वगैरह नहीं देखते यहाँ पे, उस डायरेक्शन में घूमना है जिससे रिंग के अंदर की डबल बॉन्ड पे छोटा नंबर आए। ठीक, तो बाय दैट लॉजिक कि जब हम ऐसे घूमे, क्या बन गया कंपाउंड, 4 इथाइल, और उसके बाद साइक्लोपेंट 1 पे होना चाहिए ऑल, और ये नहीं है डिसाइडिंग फंक्शनल ग्रुप, तो आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन। आ रहा है समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? कुछ नहीं वाला कौन है ये? कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें बताओ। देखो मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल्स, अब कार्बन फ्री रेडिकल की कभी भी फ्री रेडिकल कार्बोकटाइन कार्बोनाइन स्टेबिलिटी अगर जस्टिफाई करनी है, सबसे पहले क्या लॉजिक यूज करना है, रेजोनेंस। ये बात याद है, आंसर पहले रेजोनेंस से निकाला जाए, वहां से नहीं आए तो किससे निकाला जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन से। लास्ट प्रायोरिटी किसकी है, इंडक्टिव इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वाज नॉट अ परमानेंट इफेक्ट, वो अलग ही है इस कैटेगरी से। ऑल्सो आप ये देखना, हाइपर कॉन्जुगेशन से खाली मदद मिलती है कार्बोकटायन या कार्बन फ्री रेडिकल के क्वेश्चन में, कार्बन आयन को नहीं चाहिए अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है, एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कार्बन आयन वांट्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये सारी चीजें भी अगर ध्यान रखें तो देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के लिए यहां पे बना सकते हैं फ्री रेडिकल। मोस्ट स्टेबल कौन सी पोजीशन पे, 2 पे। एक तो ये समझ आया, ठीक है। अब A और D ऑप्शन में कैसे सिलेक्ट करोगे, इन दोनों एक्सट्रीमिटीज में। क्लास हमने स्टार्ट करी थी इससे, हाइब्रिडाइजेशन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे इफेक्ट। वो कार्बन कैसा है, ये कैसा है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे छोड़ना चाहोगे आप, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, कम वाले पे। तो आंसर क्या है आपका, लीस्ट स्टेबल तो इस पे बनेगा ना। क्लियर है लॉजिक, ये करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो स्टेटमेंट्स पढ़ो, ये हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या इल्जाम लगा रहा है ये, नॉट अ परमानेंट, गलत हो गया है तो। स्टेटमेंट 2, greater the number of alkyl groups greater is hyperconjugation interaction and stabilization of, और पूरा स्टेटमेंट एंड तक पढ़ लेना ध्यान से, पता चले कल को यहाँ पे अनायन लिखा हो, ठीक है, पूरा कॉलेज चेंज हो जाएगा आपका 5 नंबर में, सीरियस बात, मतलब मेन एग्जाम में रिस्क मत लेना। तो स्टेटमेंट ये वाला तो सही है, लेकिन तो आंसर पिक हो जाएगा इसमें। उसमें भी यहाँ पर भी ये नहीं कि घर से जो प्रैक्टिस है कि जो स्टेटमेंट 1 फॉल्स 2 करेक्ट होता है तो वो वाला आंख बंद करके टिक कर दिया, पढ़ लेना, यहाँ पर भी घपला हो जाता है कभी कभार, शफल हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, और या तो गलत हो रहा होता सही हो जाएगा, ऐसा भी हो जाता है कुछ बच्चों के केसेस में, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, फटाफट मेरे को पाई इलेक्ट्रॉन गिन के बताओ हर जगह, इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितने हैं,
इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, रहने दो, ये क्या है, प्लेनर नहीं है, ठीक है। साइक्लोऑक्टा इसको अलग से देख लेंगे, ये 4। अच्छा, ये हमने क्लास में पढ़ा था कि ये भी एंटी एरोमेटिसिटी से बच जाता है, पर एनटीए को ये बात नहीं पता है अभी तक, ठीक है। वहां पे ये एंटी एरोमेटिक है क्वेश्चन में, मेंस में कुछ भी आ जाए, ठीक है। आपको क्योंकि एडवांस देना है मेंस के बाद, इसलिए आपको पता है, ठीक है। इसमें कितने हैं, तो हो जाएगा क्वेश्चन। कौन से एरोमेटिक के लिए क्या चाहिए, 2 या 6 या 10 इलेक्ट्रॉन, ये वाली सीरीज, ठीक है। दिस इज फॉर एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कैसे बनते हैं, 4 8 12 ऐसे इलेक्ट्रॉन से, 4n वाले, हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट लग रहा है मेरे को, देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में ये इग्नोर करो और यहां डबल बॉन्ड हो, इमेजिन करो। कंपाउंड का नाम क्या है, एक्रोलीन का जस्ट स्लाइटली बड़ा भाई है। होमोलोगस सीरीज में एक कार्बन और आ गया ना, ये कार्बन छुपा दो तो ये एक्रोलीन नहीं है, जो क्लास में हमने 1000 बार करा है क्वेश्चन, ठीक है। रिलेटिव स्टेबिलिटी और हर चीज में वो पॉपुलर जो क्वेश्चन था। तो कह रहे हैं डाइपोल मोमेंट उसका ज्यादा है इस कंपाउंड के मुकाबले। डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पे डबल बॉन्ड उड़ा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे, बिकॉज क्या हो रहा है, रेजोनेंस, तो प्रॉपर क्या बन जाते हैं, प्लस और माइनस चार्ज। पार्शियल चार्ज के बजाय जब कंप्लीट चार्ज बनते हैं, डाइपोल मोमेंट ज्यादा आता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 बताओ, स्टेटमेंट 2 में क्या लग रहा है, फॉल्स। ट्रू या फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ये बताओ। फॉल्स कह रहे हो, इसमें कह रहा है कौन सा बॉन्ड लेंथ, C1 C2 इज ग्रेटर देन C1 C2 बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस कंपाउंड। ये वो बिना रेजोनेंस वाला, और ये रेजोनेंस के साथ। जब रेजोनेंस होती है तो 1 और 2 के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाता है। बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एक्चुअली बड़ा नहीं है, छोटा हो जा रहा है उससे। ये स्टेटमेंट फॉल्स आपका। क्लियर है क्वेश्चन। हाइड्रोजन पे समझा नहीं क्या, नहीं कौन से स्ट्रक्चर में, हाँ। अरे समझो उस बात को, वो अरे वो ये बनाना चाह रहे हो भाई। अच्छा पहले तो ये बताओ, ज्यादा इस सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एक्रोलीन याद है, याद है ना। वो ये बनाने की कोशिश करी है उसने, उसको लगा ये एक और कार्बन लगा देंगे नया क्वेश्चन बन जाएगा, कोई पहचानेगा नहीं, ठीक है। अब वो सारा, वो थोड़ा टाइपिंग में इस क्वेश्चन में इशू है। क्लियर। CHO है वो, सिंपली कोने पे एल्डिहाइड। ये हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको लग रहा है कि आप मैनेज कर सकते हो, छोड़ दे इसको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो होमवर्क है, इसका बताओ आंसर। थोड़ा सा वो भी दिमाग लगाएंगे, नहीं नहीं हो पाएगा उनसे भी। देखो ये क्वेश्चन, अरे ये क्वेश्चन वो शिफ्ट रही होगी ना जहां 200 नंबर लाके भी कुछ नहीं होता, ठीक है। वो वाला सिचुएशन है। मेटामर है क्या ये, यहाँ एक और इस तरफ 3 कार्बन, यहाँ दोनों तरफ 2 2 कार्बन। डेफिनेशन में फिट हो रहा है। सेंट्रली अकरिंग फंक्शनल ग्रुप, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स वेरी हो रहे हैं। ये फंक्शनल आइसोमर है। क्या बुलाते हैं इसको, नाइट्राइल। इसको क्या बुलाते हैं, आइसोनाइट्राइल, ठीक है। नाम अलग है तो फंक्शनल ग्रुप वो अलग है। ये चलेगा हमको। ये बताओ पोजिशन आइसोमर्स हैं क्या, क्यों नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला ही सेम नहीं है, आइसोमर ही नहीं है ये, कार्बन मिसमैच है। ये
डी स्टेटमेंट सही लग रहा है। देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये है जानना, होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, होमोलोगस सीरीज कब है, सेम फंक्शनल ग्रुप, आप एक एक कार्बन बढ़ाते जा रहे हो, बट दिस इज 1 डिग्री अमीन, दिस इज 2 डिग्री अमीन, दीज आर नॉट होमोलोग्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, आंसर क्या हो गया, करेक्ट मांगा था, पता चला यहाँ इनकरेक्ट पूछ रखा है, और आप क्या टिक करके आ रहे हो, ए बी। फिर ठीक है, ठीक है, किस्मत अच्छी रही तो खाली ब्रांच चेंज होगी, किस्मत ज्यादा खराब हुई तो पूरा कॉलेज चेंज होगा, ये वाली सिचुएशन है। ऐसे होते हैं कॉलेज में, आप देखो जब आप मिलोगे ना फर्स्ट ईयर में अपने पेयर्स के साथ, तो ऐसे लोग मिलेंगे कि वो कंप्यूटर साइंस में एक है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में है, उसका क्या जुर्म है, उसने करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं पढ़ा था बस क्वेश्चन में, बस इस वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ठीक है, जूनियर है उसका, तो ये हो जाता है। ये क्वेश्चन बताओ, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, पहला वाला इज मोर पोलर, सही है स्टेटमेंट। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ब्रोमीन की कितनी है। ठीक है, यहाँ ज्यादा बड़े बॉन्ड मोमेंट्स बनेंगे, ज्यादा बड़ा नेट वेक्टर बनेगा, यहाँ पे रिलेटिवली छोटे इस तरह से। ठीक है, इसमें नो इशू। नेक्स्ट देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड इज लोअर देन दिस कंपाउंड, यहां तक तो स्टेटमेंट फिर भी ठीक था, और पता चला इस चक्कर में ही कोई टिक कर दे इसको कि हाँ सही है, फिर आगे पढ़ो तो क्या है, बट इट इज मोर पोलर, ये तो गलत हो गया, इसमें तो नेट डाइपोल मोमेंट 0। क्लियर है क्वेश्चन। अब ये चीज देखो, जिसके साथ पहले डील नहीं करा है, हो सकता है किसी किसी ने आज पहली बार जस्ट इसको पढ़ा हो, क्या लग रहा है इसमें, मैप अगर आप करोगे, अब सबसे इजी वाले ऑप्शंस कौन से हैं जो आप पिक कर सकते हो। डीजल पेट्रोल। एक तो जैसे डीजल पेट्रोल बता रहे हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, वहां भी देखा था हमने हाइड्रोकार्बन्स में वो जो पायरोलिसिस होता है, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इस तरह से B1 में। ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन, क्लियर है ये। इसके अलावा देखो और क्या क्या है आपका, स्पेंट लाइफ वाला। देखो ए को थर्ड में, क्लोरोफॉर्म इज केपेबल ऑफ ओनली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बट एनिलीन कैसा है, प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनफैक्ट दिस इज द सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन जिसमें क्या मिलेगा आपको, कैसा डिविएशन, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, खाली अगर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और दूसरा उससे इंफीरियर होता है उसका, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये सारे पॉजिटिव डिविएशन वाले केस थे जो हमने सॉल्यूशंस में देखा। सिंपल डिस्टिलेशन से ये, क्योंकि इनकी वॉलेटिलिटी में काफी अंतर रहेगा, मॉलिक्यूलर मास में भी देखो बहुत डिफरेंस है, तो इस तरह से। तो ए को थर्ड में दिख रहा है, और क्या कह रहा है, सी फोर्थ आपका डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का ये एग्जाम्पल। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप देखना स्पेंट लाई के अंदर आपके यू विल हैव ऐसे लॉन्ग चेन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह आपके, ये जो सोप मेकिंग प्रोसेस है वहां पे इस तरह के रिएक्शन होते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा आप हीट नहीं करना चाहते हो कि कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाए, इसलिए अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। स्टीम डिस्टिलेशन वाला कौन सा एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट, ये इनडायरेक्टली अगर देखो तो एनिलीन और वाटर। और अब देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन डिफरेंट है, सारे ही ऑप्शन सेम है। ठीक है, सेम ईयर डिफरेंट शिफ्ट, इस तरीके से। अब इसके आखिरी में भी देखो अगेन आपके न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशंस में आप पे छोड़ रहा हूँ कि जस्ट कर सकते हो आप इनको प्रैक्टिस। अच्छा, इनको जब प्रैक्टिस करो कैलकुलेशंस को, टाइमर लगा के करना, ठीक है, मैक्सिमम कितना पर क्वेश्चन, 2 मिनट लगा लो। आपको एक नेट हिसाब तो समझ आ रहा है ना, आपको करना क्या है, आपको जनवरी तक 40 मिनट में जब भी आप करते हो 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, तो पर क्वेश्चन दिस इज योर ओवरऑल एवरेज जिसके हिसाब से आपको चलना है। तो मतलब इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आधे मिनट में, 30 सेकंड में, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन 1 मिनट में,
फिजिकल वाले 2, मैक्सिमम 2.5 मिनट, कुछ बहुत ही खराब जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमेशा ध्यान भी रखना है। तो इन सारे क्वेश्चन को मैं कह रहा हूँ 2 to 2.5 मिनट से मैक्सिमम में एक घड़ी लगा के, कि 15 मिनट का टाइमर लगाओ, वो जो 6 क्वेश्चन है उनको करना, ठीक है। ड्यूमास मेथड है, इसमें भी क्या है, ये स्लाइटली डिफरेंट है। अब देखो, बाकी क्वेश्चन ऐसे थे कि डायरेक्टली दे रखा था नाइट्रोजन गैस है, डेटा दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है लैंग्वेज। इस कंपाउंड में करना है एनालिसिस। तो क्या करना है, नाइट्रोजन गैस बनेगी कितनी, ठीक है। क्या अप्रोच है, इसका वजन दे रखा है कंपाउंड का, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे पहले, इसके मोल्स पता चलेंगे, पर इस कंपाउंड के 1 मोल से नाइट्रोजन गैस आएगी कितनी, क्यों आधी आएगी भाई, फिर वही गलत, 2 नाइट्रोजन आइटम है ना, तो ये 1 मोल कंपाउंड क्या देगा, 1 मोल नाइट्रोजन गैस, तो वो कंपाउंड के मास से उसके मोल्स आएंगे, N2 के मोल्स आएंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी भी नहीं लगाना, क्या है, एसटीपी, जितने मोल्स आएंगे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 22.4 लीटर पर मोल, ठीक है। अगेन ड्यूमास मेथड, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इस तरह से डेटा दे रखा है, मोल्स निकालने हैं आपको। अगेन वही, अगेन सेम क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं डिस्कस। इन विच ऑफ द पेयर्स फर्स्ट आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंड आयन। ए ऑप्शन में क्या लग रहा है, पहला वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड से, रीजन बैक बॉन्डिंग। जब जब ये सिचुएशन आए कि कार्बोकैटायन के बगल में कोई आइटम हो जिसपे लोन पेयर हो, ठीक है, इसको तो कंसिडर करना है। फिर यहां पे अगर आप देखो तो आप बताओ, एनो देखो कॉमन चीज, अगेन पहले दोनों जगह कॉमन चीज पकड़ो, फिर देखो डिसिमिलर चीज जो है। नाइट्रो कैसा है एज अ ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या विड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां मदद करता है, नेगेटिव चार्ज पे, पॉजिटिव पे तो और तंग करेगा उसको। इनमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यहां पे, ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। करेक्ट आंसर इज, करेक्ट, फर्स्ट मोर स्टेबल देन सेकंड, कौन से, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लॉजिक बताओ, अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन की। सबसे पहले बेंजीन बनानी पड़ेगी, बहुत बढ़िया। फिर अब करना क्या है बेंजीन बनाने के बाद, नहीं ठीक है चलो सही बात है, अब बेंजीन के बाद करना क्या है, कितने कार्बन बचे, तो केसेस कैसे बना सकते हो आप, फर्स्ट केस, तीनों कार्बन एक साथ। अब तीनों कार्बन अगर एक साथ लगे हैं तो कितने केस बनते हैं, 2 केस, एन प्रोपाइल या फिर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जो ये क्यूमीन बनता था, ठीक है। इसके बाद अगर तीनों कार्बन एक साथ नहीं है, मतलब 2 और 1 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप्स, दोनों में ही आइसोमेरिज्म क्या पॉसिबल है, दोनों में ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कितने वेरिएंट्स बनेंगे, 3 बनेंगे, समझ आ रहा है, ऑर्थो, मेटा और पैरा। आ रही है बात समझ, ठीक, ये भी एग्जॉस्ट हो गया। अब कौन सा आखिरी केस है, तीनों कार्बन अलग है, उसमें भी कितने केस बनते हैं, याद करो क्लास में एक बार ये एनालिसिस करवाई थी, रटवाए थे, ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूट्स ऑफ बेंजीन, कितने हैं, या तो तीनों बैक टू बैक, ये बात समझ आ रही है, या तो कौन सा वाला केस, 1 to 4 वाला, याद है कि एक अगर एडजेसेंट है, एक थोड़ा छोड़ के एक गैप, ये गलत डंडी बन गई, कैसे, ऐसे समझाना चाह रहे थे, था वैसे वो सेम ही, ठीक है। और आखिरी पॉसिबिलिटी कौन सा है, ठीक है, वो देखा था सिम ट्राई ब्रोमो बेंजीन, सिमेट्रिकल वाला 135 वाला,
ये हो गया। प्रीटी मच दिस क्वेश्चन इज लाइक, जैसे अमीन्स चैप्टर में भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि फॉर्मूला दे देते हैं अमीन का, आपको बोलते हैं आइसोमर बनाओ, तो यही केस बनाते हो ना आप पहले कि प्राइमरी अमीन सारे कार्बन एक तरफ ही हैं, फिर 2 डिग्री अमीन कि R और R' लगे हैं नाइट्रोजन पे, फिर 3 डिग्री अमीन, तो वही क्वेश्चन हो गया। टोटल इनको गिन के सम करके आंसर क्या आ रहा है देख ही लेते हैं, चलो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, सो PYQs आर डन। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक जरूर करना। ऑल्सो अगर इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स जानना चाहते हो जो आपको जेई मेन के एग्जाम के टाइम पे पता होने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को जरूर देखना। अब हम अगला चैप्टर ये वाला करेंगे और इसका PYQ का सेशन इस डेट को आएगा। इनको अपने कैलेंडर्स में ऐड कर लो ताकि आप ये नेक्स्ट चैप्टर मिस ना करो। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट गिव अप, एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गो फॉर जीत।